हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस सेशन में कवर करेंगे डेरिवेटिव्स। तो आइए एक बार शुरू करते हैं कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। Derivatives, as the name suggests, derivative is a financial instrument whose value is derived. Derivative value is derived फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनदर एसेट। अब डेरिवेटिव एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है विच डिराइव्स इज वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनदर एसेट। और वो जो वैल्यू ऑफ अनदर एसेट है, जो अनदर एसेट है, दैट इज कॉल्ड द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। राइट, एक बार अगली स्लाइड में समझते हैं, आगे चलते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। डेरिवेटिव्स की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला, इसका जो फेयर वैल्यू होता है दैट चेंजेस विद द फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग वेरिएबल्स। अंडरलाइंग वेरिएबल क्या था? वैल्यू ऑफ अनदर एसेट, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। जैसे जैसे अंडरलाइंग का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे डेरिवेटिव का भी फेयर वैल्यू चेंज होता रहेगा। इट रिक्वायर्स वेरी मिनिमल इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या मैं कहूँ बहुत ही नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। एंड दीज आर ऑल सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। These are measured at fair value, or any change in fair value is recognized in profit and loss other than hedge accounting। hedge accounting का हम subsequent वीडियो में समझेंगे, बट आज के लिए जो भी फेयर वैल्यू में चेंज होगा उसका इफेक्ट जो है वो पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो तीन चीजें थी इसमें। एक तो डेरिवेटिव क्या है, एक डेरिवेटिव इज, उसका मीनिंग जो है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ अनदर एसेट। जैसे जैसे उस अंडरलाइन की में चेंजेस आएंगे फेयर वैल्यू में, डेरिवेटिव के फेयर वैल्यू में भी चेंज आता रहेगा। इसके लिए हमारे को इन्वेस्टमेंट बहुत ही ना के बराबर चाहिए, या मैं कहूँ बहुत ही वेरी लिटिल इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं। एंड दीज आर सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। आगे स्लाइड्स में देखते हैं और समझ में आएगा। एक बार ही समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव्स के मार्केट्स कौन कौन से होते हैं। दो तरीके के मार्केट होते हैं। एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, एक होता है ओटीसी डेरिवेटिव्स, जिसका फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि ये दो पार्टीज के बीच में होता है। एक्सचेंज में क्या होता है, ये भी दो पार्टीज के बीच में होता है, लेकिन जो एक्सचेंज होता है वो बीच में होता है, यानी कि पार्टीज एक दूसरे को नहीं जानती है। जब एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होता है यहाँ पर, क्योंकि वो दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, तो वो जानते हैं एक दूसरे को कि कैसे होता है। जैसे कि हम स्टॉक मार्केट्स में देखते हैं, हमारे कॉल, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सारे चलते हैं परचेज करने के लिए। तो वो सारे के सारे क्या हैं, एक्सचेंज पे हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर क्या है, फिजिकली दो पार्टीज के बीच में हो रहे हैं, पार्टीज एक दूसरे को जानती है ओटीसी डेरिवेटिव्स में। यहाँ पर बायर जो है वो सेलर को नहीं जानता है, सेलर बायर को नहीं जानता है, बट वो दोनों एक क्लियरिंग एजेंट को जानते हैं, जो कि है मेरा एक्सचेंज। जैसे कमोडिटीज ट्रेड होती है मार्केट में, तो हमारे पास एमसीए कमोडिटीज इंडेक्स होता है, वहां पर ट्रेड होते हैं कमोडिटीज मार्केट के अंदर। तो आइए एक बारी और आगे समझते हैं इसको। मार्केट प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है हेजर, एक होता है स्पेकुलेटर, और एक होता है आर्बिट्रेजर। हेजर, या फिर मैं बोलूँ हेजिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इट इज़ अ वे टू रिड्यूस योर रिस्क। लेट्स से कि मुझे मालूम है कि आज का प्राइस जो है मार्केट पे चल रहा है 50, कल को मैं उसको बेचने जाऊंगा तो वो हो जाएगा 40 का। तो मैं आज ही अपनी रिस्क, जो मेरा रिस्क क्या है कि वो जो 50 का प्राइस है वो 40 पे ना चला जाए, तो वो जो 10 रुपए का मेरे को लॉस होगा वो मैं आज ही उसको कवर करना चाहूंगा। तो हेजर का प्राइमरी फोकस, मेन फोकस क्या होता है, रिस्क को कम करने का। ऑन दी अदर हैंड स्पेकुलेटर्स क्या करता है, उसका सिर्फ ध्यान होता है प्रॉफिट कमाने का, कि मैं रिस्क लूंगा। यहाँ पर है कि रिस्क को अवॉइड कर दूंगा बिल्कुल। यहाँ पर है मैं रिस्क लूंगा विद एन इंटेंट टू अर्न प्रॉफिट्स। आर्बिट्रेजर क्या होता है, एक समझदार ट्रेडर होता है। ये भी एक तरह का ट्रेडर है, ये भी एक तरह का ट्रेडर है, ये भी एक तरह का ट्रेडर है। ये क्या करता है कि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर दो अलग अलग मार्केट्स में दो ट्रांजैक्शन कर लेता है।
को भी आराम से समझेंगे आगे एग्जांपल्स के थ्रू कि ये कैसे होता है। बट 3 तरह के मार्केट प्लेयर्स हैं। एक हेजर होता है जो हेजिंग करता है। हेजिंग के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में समझेंगे और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगा। स्पेकुलेटर का एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। आर्बिट्रेजर का भी है प्रॉफिट कमाना। लेकिन ये साइमल्टेनियसली दो ट्रांजैक्शंस को दो डिफरेंट मार्केट्स में एंटर करता है और उसका बेनिफिट ले लेता है प्राइसिंग का। ये भी रिस्क लेता है, ये भी ट्रांजैक्शन एंटर करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। आगे समझते हैं। डेरिवेटिव्स होते कितने टाइप्स के हैं? तो इस स्लाइड में अगर आप देखोगे तो डेरिवेटिव्स 4 तरीके के होते हैं। एक है मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, एक है ऑप्शंस जिसमें दो चीज़ें होती हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, और एक होता है स्वैप्स जिसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है, करेंसी स्वैप होता है। इस वाले सेशन में हम दो चीज़ें, दो पे फोकस रखेंगे, दो टाइप पे, एक फॉरवर्ड पे और फ्यूचर पे। सब्सीक्वेंट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑप्शंस क्या होते हैं और स्वैप्स क्या होते हैं। तो आइए एक बारी जल्दी से समझते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट at a certain future date for a certain price which is pre-decided। ये जितने भी तरीके के हमने डेरिवेटिव्स देखे हैं इनका सारा का सारा सेटलमेंट फ्यूचर डेट पे ही होता है, लेकिन प्राइस आज ही तय हो जाता है। इस वाली डेफिनेशन को एक बारी अगली फ्लो डायग्राम के व्यू में समझते हैं कि कैसे समझ में आएगा हमें। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या देखा था? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज। इसमें क्या है? पार्टी ए और पार्टी बी, दो पार्टीज हैं। पार्टी ए को पार्टी बी को बेचना है, पार्टी बी को पार्टी ए से खरीदना है। क्या खरीदना है? एनी काइंड ऑफ एसेट। तो ए को बाय करना है या सेल करना है एसेट, बी को भी बाय करना है या सेल करना है एसेट एट अ फ्यूचर डेट, एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट, लेट्स से 3 महीने बाद, फॉर अ प्री डिसाइडेड प्राइस जो आज ही तय हो जाता है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि वो पार्टी ए को क्या बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, फ्यूचर डेट होती है उसके लिए क्या टर्म यूज है, प्री डिसाइडेड प्राइस को क्या बोलते हैं, वो एक बार समझते हैं। सेलर अगर होगा जिसको माल बेचना है, ही विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन। बायर जिसको माल खरीदना है, ही विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन टू सेल, लॉन्ग पोजीशन टू बाय। करंट मार्केट प्राइस को क्या बोलते हैं? स्पॉट प्राइस। फ्यूचर डेट पे जो प्राइस, फ्यूचर डेट जो होगी उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट। और जो प्री डिसाइडेड प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड प्राइस। यानी कि सेलर को बायर को बेचना है तो सेलर विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन एंड बायर विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन। आज का जो प्राइस चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्पॉट प्राइस। जो प्राइस हमने डिसाइड करा है कि जब एक्सपायरी होगी तब क्या होगा, जो प्री डिसाइडेड प्राइस है उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड प्राइस। फॉरवर्ड प्राइस। और जो एक्सपायरी डेट होती है वो क्या होती है? फ्यूचर डेट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे भी सेशन में हम कवर करेंगे, वहां पे भी यूज होंगी, तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी बन जाता है। शॉर्ट पोजीशन टू सेल, लॉन्ग पोजीशन टू बाय। आगे का जो एक्सपायरी वाले डेट का प्राइस जो आज ही डिसाइड हो रहा है वो क्या होता है? फॉरवर्ड प्राइस। आज का प्राइस स्पॉट प्राइस। एक्सपायरी डेट मींस जो सर्टेन टाइम के बाद एक्सपायरी आएगी, लेट्स से 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा उसको बोलते हैं हम एक्सपायरी डेट। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। अ फार्मर वांट्स टू सेल वीट। फार्मर है, वीट प्रोड्यूस करता है एट अ करंट रेट ऑफ 50। आज अगर वो बेचने जाता है तो उसको 50 रुपए पर किलो का प्राइस मिलता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि आगे वाले टाइम पर उसका वैल्यू शायद गिर जाए। अगर वो शायद गिर जाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा। तो वो क्या करता है? वो एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है पार्टी बी के साथ, या फिर मैं करूँ ग्रोसरी के साथ, या फिर मैं कहूँ किसी भी जो आपका ट्रेडर है उसके साथ, और वो कहता है कि मैं 3 महीने के बाद भी 50 रुपए पे ही बेचूंगा। अब इससे इसको फायदा क्या है कि अगर तो प्राइस कम होगा तो भी ये करंट प्राइस जो है, जो हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, जो आज का डेट का प्राइस चल रहा है उस पे बेच देगा।
लेट्स से 3 महीने के बाद प्राइस ऑफ वीट फॉल्स टू 45, वो 50 से गिर के 45 रुपए हो जाता है। तो फार्मर अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर नहीं करता तो उसको 5 रुपए का लॉस हो जाता, कि जो प्राइस आज मिल रहा था उसको 50, वो 3 महीने के बाद जब बेचने जाएगा तो उसको 45 रुपए पड़ेगा कि पे बिकेगा, तो उसको 5 रुपए पर किलो का लॉस हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, इसलिए वो बेचे, फार्मर तो प्रोटेक्ट हो गया, वो बेचेगा 50 पे ही, उसको जो है 5 रुपए का लॉस नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरा प्राइस बढ़ गया, वो 50 से 55 हो गया, तो भी फार्मर, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया हुआ है, तो वो 50 पे बेचेगा, उसको लॉस तब भी नहीं होगा। लेकिन 55 पे नहीं बेच पाएगा क्योंकि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करता तो क्या होता, अगर 45 पे आ जाता प्राइस तो उसका लॉस हो जाता, अगर वही प्राइस 55 पे चला जाता तो उसका गेन हो जाता। तो इस अनसर्टेनिटी को कि लॉस होगा या गेन होगा, उसको अवॉइड करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है कि चाहे फ्लक्चुएशन कुछ भी हो मार्केट पे, एक प्राइस डिसाइड कर लिया है जो कि 50, कि मैं 50 पे ही आगे बेचूंगा। ये प्राइस 50 भी हो सकता था कॉन्ट्रैक्ट में, ये प्राइस 60 भी हो सकता था, ये प्राइस 40 भी हो सकता था, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट ए और बी को, फार्मर को और ग्रोसरी को बीच में एंटर करना था, वो उस टाइम पर प्री डिसाइडेड प्राइस 50 पे उन्होंने एग्री कर लिया। अब कुछ भी ऊपर या नीचे जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो मेरा लॉस नहीं होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, ये एक तरह का क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो एक्सचेंज पे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मर ग्रोसरी के साथ डायरेक्टली डीलिंग कर रहा है, कोई एक्सचेंज पे डीलिंग नहीं कर रहा है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सारे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं जो एक्सचेंज के थ्रू सेटल होते हैं। तो आइए एक बारी जल्दी से देखते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे चलने से पहले, क्योंकि एक कुछ रिस्क होते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होता है। सबसे बड़ा रिस्क तो है कि क्योंकि वो दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, कोई भी रेगुलेटरी, कोई भी बोर्ड उसको गवर्न नहीं करता है, तो एज सच कोई वहां पे एक रेगुलेटरी रिस्क होता है। सेकेंड तरह का रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क की, जो सामने वाली पार्टी है उसके में कुछ एबिलिटी भी है पे करने की या नहीं है, क्योंकि आज के डेट पे आपको नहीं पता है कि सामने वाली पार्टी 3 महीने के बाद कैसे पे करेगी उसको। ऑपरेशनल रिस्क है, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर लिया, 3 महीने के बाद क्या पता वो जो ग्रोसरी स्टोर है वो ना खरीदे फार्मर से, तो क्या करोगे। लिक्विडिटी रिस्क है कि अगर पार्टी वांट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रोसरी मना ही कर देती है, तो फिर आप कहाँ कहाँ उसके पास जाओगे भटकने के लिए और लड़ने के लिए। तो इन सारे रिस्क को कवर करने के लिए हमारे पास क्या आता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसा ही होता है, हाउएवर these are not private transactions and are traded through a recognized stock exchange। इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पार्टीज अभी भी दो ही हैं, फ्यूचर सेलर्स और फ्यूचर बायर, पार्टी ए पार्टी बी। हाउएवर पार्टी ए और पार्टी बी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में हमारे पास क्या है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, या मैं कहूँ एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, जिन पर ये ट्रेड हो रहा है। जैसे कि आजकल आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे देखते हैं कि जो ट्रेडिंग होती है, तो वो सारे क्या है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर सेलर है, सेलर टेक्स अ शॉर्ट पोजीशन, बायर टेक्स अ लॉन्ग पोजीशन, सेम कॉन्सेप्ट। फ्यूचर सेलर है, वो फ्यूचर सेलर सेल करेगा, फ्यूचर बायर है वो बाय करेगा। जब सेटलमेंट की डेट आएगी, तब सेटलमेंट कैसे होगा, बायर क्लियरिंग हाउस को पैसे देगा, क्लियरिंग हाउस सेलर को पैसे देगा, और ये सारा रियल टाइम बेसिस पर होता है एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंजेस पर। जैसा कि आप सब जानते हो, वहां पर क्या है कि इंटरमीडियरी एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जनरली क्या होते हैं, ओटीसी डेरिवेटिव्स, यानी कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स, दो पार्टीज के बीच में होते हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। टाइप्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स अगर है, स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग है तो वो डील करता है शेयर्स में।
अगर वो कमोडिटीज फ्यूचर्स होता है तो जैसे कि आप देखते हो कमोडिटीज मार्केट में क्या है, वो गोल्ड की कम हो रहा हो, क्रूड ऑयल हो रहा हो, उसका सारा बाय सेल चलता रहता है। इंडेक्स फ्यूचर्स होते हैं, दे डील विद स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। मोस्टली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो हमने पहले देखा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो उसकी सेटलमेंट होती है फिजिकल डिलीवरी में, और जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसका ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल डिलीवरी हो, वो एक्सपायरी से पहले ही सेटल हो जाते हैं। और जो नेट डिफरेंस होता है वो फिजिकल डिलीवरी में नहीं होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज पे ही सेटल हो जाता है, एक के अकाउंट से डेबिट दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल, एक ट्रेडर है जो क्रूड ऑयल में डील करता है, उसका ट्रेडर का काम क्या है, स्पेकुलेट करना कि क्या कल को प्राइस जो है ऊपर नीचे जाए तो अपने आप को सिक्योर कर ले। तो वो ट्रेडर वांट्स टू स्पेकुलेट ऑन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल बाय एंटरिंग इनटू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है विद एन एक्सपेक्टेशन कि जो प्राइस है वो और बढ़ सकता है बाय ईयर एंड, कि दिसंबर में जाते ही प्राइस उसका बढ़ जाएगा। अब आज का प्राइस उन्होंने जो डिसाइड कर लिया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का कि 50 रुपए में हम उसको बाय करेंगे। राइट। ऑयल इज ट्रेडेड इन इंक्रीमेंट्स ऑफ 1000 बैरल्स, तो 1000 बैरल्स क्या होता है, वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, कि जितने भी लॉट्स में वो ट्रेड होगा, लेट्स से एक एबीसी लिमिटेड है, वो 500 के लॉट में शेयर्स के ट्रेड करती है, तो वो लॉट साइज क्या होगा, 500, यानी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या होगा, जैसे हम भी एनएससीज पे देखते हैं कि 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी होता है, नॉर्मली उससे ज्यादा नहीं होता है। तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल होगी, एक महीना, 2 महीना या 3 महीना। इस वाले एग्जांपल में क्या था कि सितंबर में एंटर किया था और एक्सपायरी कब थी उसकी, दिसंबर में, अगेन 3 महीने का। इसमें एक्सपायरी डेट क्या होती है, यूजुअली जब भी हमने ये जो पीरियड होता है उसमें किसी भी एक दिन पे वो सेटल होता है। अगर वो पब्लिक हॉलीडे होता है तो उससे एक दिन पहले, उसे एक प्रीवियस डे पे सेटल हो जाता है। स्ट्राइक प्राइस क्या है, कि हमने आज ही डिसाइड कर लिया कि प्राइस क्या होगा थी, हमारे एग्जाम्पल में क्या था, जो था वो 50 रुपीज पे। कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब जो करंट प्राइस है और जो स्ट्राइक प्राइस हमने एग्री करा है उसके बीच का जो डिफरेंशियल होता है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी। आप आगे चलते हैं एक बारी एग्जांपल के ऊपर। इस एग्जांपल में क्या था, ट्रेडर को बाय करना था, तो उसने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि मैं 1000 बैरल्स लूंगा 50 रुपए पे। तो इन्वेस्टर की पोजीशन क्या है, क्योंकि वो 1000 बैरल परचेज करेगा और एक आएगा $50 का, तो उसकी पोजीशन कितनी होगी, 50,000, 1000 इंटू $50 की, तो $50,000 की उसकी पोजीशन हो गई। एक इनिशियल मार्जिन इसमें पे करा जाता है, जो कि नॉर्मली होता है 10%, इट ऑल डिपेंड्स कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर और उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट का क्या नेगोशिएशन चलता है। तो कुछ मार्जिन है हमें सबमिट करना होता है, हमें डिपॉजिट करना होता है अपने अकाउंट्स में, जैसे कि 5,000 अगर आप मार्जिन करते हो तो आप 50,000 तक का ट्रेड कर सकते हो, नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंजेस आपको अलाउ भी करते हैं। अगर प्राइस जो है ऑयल का, क्रूड ऑयल का इस एग्जांपल में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, तो स्टॉक एक्सचेंजेस क्या करते हैं कि ट्रेडर्स को बोलते हैं, जिनका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है उनको बोलते हैं कि जो आपने इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट किया था, लेट्स से वो 50 से 40 पे चला जाता है, तो उसका मार्जिन 10 रुपए के हिसाब से देखूं तो 5,000 उसने सबमिट किया था, लेकिन अगर वो वैल्यू 40 से और नीचे चली जाती है, वो 30 पे चली जाती है, तो उसको एडिशनल 5,000 और मार्जिन डालना पड़ेगा अपने अकाउंट के अंदर, जिसको बोला जाता है मेंटेनेंस मार्जिन। अब सिनेरियो लेते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस जब दिसंबर आया तो एक्चुअल में उसका प्राइस कहां पर था, 65 रुपीज के ऊपर, क्योंकि उसने 50 रुपए में बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो अभी प्राइस क्या हो गया, 65। तो ट्रेडर क्या है, वो एग्जिट ले लेगा अपनी पोजीशन से,
पोजीशन पे एग्जिट लेगा तो उसको प्राइस जो डिफरेंस है उसको सेटल करना होता है। वो सेटल कैसे करेगा? 65 का प्राइस चल रहा था, 50 पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो डिफरेंशियल 15 जो मेरा होगा इनटू 1000 बैरल्स, तो 15,000 का जो है वो मेरे को फायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 65 पे खरीदता तो मेरे को ज्यादा देना पड़ता, क्योंकि 50 का मैंने पहले ही एंटर कर लिया था। अब वो बढ़ भी गया तो भी मुझे 50 रुपए पे ही बाय करना है, तो मुझे 15,000 रुपए का फायदा हो गया। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 40 रुपए यानी कि गिर जाता, तो अगर तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो मैं 40 रुपए पे खरीदता, लेकिन क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए, रिस्क को अवॉइड करने के लिए, तो मेरे को 10,000 रुपए का नुकसान हो गया कि 50 माइनस 40, 50 रुपए में मैंने एग्रीमेंट किया था, आज का प्राइस था 40 रुपए इंटू 1000, तो 10,000 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आज की डेट पे मुझे नहीं मालूम है कि प्राइस 3 महीने के बाद क्या होगा, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, और वो फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं ताकि उनका नुकसान ज़्यादा ना हो। प्रॉफिट तो सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन नुकसान कोई नहीं चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए उसको एक मिनिमम लेवल पे रोक दिया जाता है फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके। Initial margin deposit that a trader must make before trading any futures, नॉर्मली 10% मान लीजिए। मेंटेनेंस मार्जिन, अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होती है तो अगर मार्जिन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती है तो वो एडिशनल मार्जिन आता है, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस मार्जिन। मार्क टू मार्केट क्या होता है कि आज प्राइस ऊपर गया तो मार्क टू मार्केट की उतना ही और लाना है, नीचे गया तो उतने ही फंड और कम करने हैं, तो वो मार्क टू मार्केट जो है वो डेली बेसिस पे चलता रहता है। तो गाइज एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। ट्रेड इज ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में वो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे स्टॉक एक्सचेंजेस पे होता है, या फिर मैं बोलूँ कमोडिटी एक्सचेंजेस पे होता है। स्टैंडर्ड टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के, अगर तो वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, तो वो अपने पार्टीज अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। रिक्वायर मार्जिन पेमेंट्स, अगर तो दो पार्टीज आपस में कर रही है तो उनको मार्जिन पेमेंट नहीं जरूरत होती है, लेकिन रिस्क होता है, जैसे हमने देखा था लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क। हो सकता है कि 3 महीने पार्टी वो जो दूसरी पार्टी थी वो खरीदना ही ना चाहे, हो सकता है जो पहली वाली पार्टी है वो बेचना ही ना चाहे, तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंजेस या एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स देखते हो जो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। मार्केट ट्रांसपेरेंट होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वो दो पार्टीज के बीच की डीलिंग होती है। मार्केट मार्क टू मार्केट डेली होता है फॉरवर्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। क्लोज प्रायर टू डिलीवरी, नॉर्मली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नेट सेटलमेंट कैसे होती है, डिलीवरी पे ही जाके होती है, इसीलिए पहले वो क्लोज नहीं होता है। लेकिन फ्यूचर्स में क्या होता है कि वो डिलीवरी से पहले ही सेटल हो जाता है, वहां पर कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉसेस डेली रिकॉग्नाइज हो सकते हैं उसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक बार इसे फिर से समझते हैं, कितने टाइप के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट हैं हमारे, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। तो इस वाले हमने सेशन में हमने दो तरीके के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट समझे थे, एक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। सब्सीक्वेंट सेशन में, सब्सीक्वेंट वीडियो में जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम समझेंगे ऑप्शंस क्या होते हैं, दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, और स्वैप्स समझेंगे। स्वैप्स क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप और करेंसी स्वैप। सो गाइस ये बहुत ही बेसिक सा वीडियो हमने आपको बताया है समझने के लिए कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा ऑप्शंस क्या होते हैं और स्वैप्स क्या होते हैं, और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी भी आ जाएगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।